सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कराची बह रहा था, कराची टूटा हुआ था, लेकिन किसी को कराची की परवाह नहीं थी। ना वफाकी हुकूमत कराची की बात कर रही थी, ना सिंध हुकूमत कराची वालों की दादरसी करने में मसरूफ़ थी। अगर ये मसरूफ़ थे तो सिर्फ अपनी सियासत में, एक दूसरे पर ब्लेम गेम करने में, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने में, इख्तियारात ना होने का रोना रोने में। इसी दौरान मेयर कराची के इख्तियारात की मुद्दत खत्म हुई, नया एडमिनिस्ट्रेटर लाने की बात की जा रही है, विफाक की जानिब से नाम तजवीज़ किए गए हैं, पीपल्स पार्टी इस पर फैसला करेगी। लेकिन रातों रात एकदम मंजर तब्दील हो गया। गुज़िश्ता रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे ही कराची तशरीफ लाए, उनके आने के बाद आज सुबह अचानक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी शुरू हुआ। कल रात ये ऐलान हुआ कि इस ऑपरेशन का आगाज होगा। तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए, मकानों को खाली करने के नोटिस भेज दिए गए। वहाँ मौजूद जितने भी कारोबार चल रहे हैं जो कि नालों की ज़मीन पर कायम हैं, गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर शुरू किए गए, उन तमाम को ख़त्म किया जाएगा। आर्मी चीफ के आने के बाद शहबाज शरीफ भी अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, वो भी आज कराची पहुंचे और उन्होंने अहम मुलाकात की बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से। उनकी इस मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों पार्टीज़ की जानिब से की गई, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये फैसला किया गया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आगे बुलाई जाएगी। कल रहबर कमेटी का इजलास होने जा रहा है और उसमें तमाम अहम मामलात तय किए जाएंगे, आगे की सियासी हिकमत अमली को तय किया जाएगा। 1-2 रोज़ बाद वज़ीर आज़म इमरान खान भी कराची आने वाले हैं। बार बार उनके कराची आने की तारीख और दिन तब्दील हो जाता है और अब यह तय हुआ है, इस बात का इम्कान है कि वो जुमे के रोज़ कराची आएंगे और कराची के लिए कोई बड़ा और अहम ऐलान करने वाले हैं। अचानक सबकी तवज्जो कराची पर मरकूज़ हो चुकी है और शायद इसी में कराची की बेहतरी हो कि वज़ीर आज़म खुद यहाँ मौजूद होंगे, वो यहाँ पर आएंगे। शहबाज शरीफ यहाँ आ चुके हैं, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं। एक बड़ी अहम उन्होंने मुलाकात की। उस अहम मुलाकात में मुल्क की सियासत जो आगे होने जा रही है उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। उनकी इस अहम मुलाकात में उन्होंने मीडिया से भी यहाँ पर गुफ्तगू की, अपने हलकों का भी दौरा किया, कुछ इलाकों का भी दौरा किया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, पहले ये आप सुन। करोड़ों अरबों रुपए की जो असासे हैं वो तबाह हो गए, तो इस वक्त सियासत नहीं करनी। वफाकी हुकूमत को सिंध हुकूमत की भरपूर मुशावरत से यहाँ पर भरपूर तरक्याती काम यहाँ पर शुरू करने चाहिए। जो घर तबाह हो गए, जो माल मवेशी तबाह हो गए, उनकी पूरी कॉम्पनसेशन होनी चाहिए। तो शहबाज शरीफ ये मुतालबा कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और लोगों के होने वाले इस नुकसान का अजाला करे और साथ ही साथ वो यहाँ आए तो फ़ायदा उन्होंने उठाया और सियासी मामला से मुतालिक भी गुफ्तगू की। और उनकी अब इस सियासी मुलाकात के बाद आगे की सूरत हाल काफ़ी क्लियर होने जा रही है। इस बात का इम्कान है कि जल्द ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, उनमें किन मामलात पर गुफ्तगू होगी, हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग किस तरह से एक पेज पर आएंगी, इन तमाम मामलात पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो शहबाज शरीफ इस वक्त कराची में बिलावल हाउस वो पहुँचे, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की दीगर लीडरशिप से उन्होंने मुलाकात की है। क्या तय पाया है इस मुलाकात में, क्या मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली होगी? देखिए कि एक रूटीन का विज़िट था उनका। वो जब कराची गए हैं, जब आपको याद है कुछ देर पहले ईद से पहले जब बिलावल साहब लाहौर आए थे तो ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, मैं भी साथ था। तो नेचुरली वो कराची गए। कराची बहुत बुरी तरह बैडली हिट हुआ है फ्लड से, अर्बन फ्लडिंग से। और कल तक तो सारे लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, लेकिन जब कल से आर्मी चीफ ने कहा है कि ये कोई भी शहर होता तो 600 से ऊपर 600 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो वो किसी के बस का नहीं था संभालने का। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा कराची को। कराची की पहले तो आबादी को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल आबादी है कितनी। जो पॉपुलेशन वाले हैं वो कहते हैं कि 1 करोड़ 25 लाख हैं, जबकि दूसरी तरफ जो नादरा का डाटा है वो कुछ और कहता है। एक्चुअल 2.5 से 3 करोड़ आबादी है। तो पहले तो ये सेटल करना पड़ेगा, फिर उसके बाकी इश्यूज़ जो एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, जो बाकी कराची के इश्यूज़ हैं, उनको देखना पड़ेगा। और कराची चूँकि बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसको बजट भी उतने की ज़रूरत होगी नेचुरली।
एक तो हम ये चाहेंगे कि जो सिंध गवर्नमेंट के पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने इस साल रोके हैं वो उनको दे, जो खुद 162 अरब रुपए का उन्होंने अनाउंस किया था पैकेज वो दें, और फिर जो उन्होंने चूँकि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स और बाकी भी ठट्ठा, बदीन, मीरपुर ख़ास, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स, कोई 20 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने कहा है कि ये जो पैसे रोकने की बात बार बार की जाती है, जो वफाकी हुकूमत ने रोके हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है उसके बाद से रुकना शुरू हुए हैं, या इससे जो पहले का दौर था जो 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत थी उस दौर में भी कभी कराची का, सिंध का पैसा रुका है? रुके होंगे, लेकिन इतनी बड़ी बहुत बड़ी अमाउंट है जो इन्होंने रोकी है। 100 अरब से ज़्यादा, 132 अरब के करीब है जो रोके गए। आप अंदाज़ा करें कि जो सूबों की PSDP है वो कितनी होती है, वो इसके करीब ही होगी 200-250 अरब। अगर उससे आप तनख्वाहें तो लोगों की काट नहीं सकते, जो नॉन डेवलपमेंट बजट है वो तो आपने देना ही देना है, तो फिर अल्टीमेटली डेवलपमेंट बजट पे कट पड़ती है जिसका असरात होते हैं। तो इसलिए हम ये बात कहते हैं। लेकिन चौधरी साहब, अगर कराची की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, सिंध हुकूमत की पिछली 2 साल कारकर्दगी देखी जाए, जो पैसा इन्होंने डेवलपमेंट पे लगाया, जिन सड़कों को बनाया, जो अंडरपासेस बनाए, वो भी इतने नाकिस मटेरियल के थे कि वो सब टूट फूट का शिकार हो गए, वो इस बारिश में भरे रहे। इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को कैसे देखेंगे फिर आप? देखिए, ये जहाँ पे भी अंडरपासेस होंगे वो भरे होंगे, एक बात। दूसरी बात है, ये जो सड़क बनती है, ये जो जिस तरह से सड़क बनती है, अगर पानी एक दिन भी खड़ा रहेगा, उससे ट्रैफिक गुजरेगी तो ये टूटेगी, ये तो नेचुरल है। अगर आज आप देखें जो झंग के अंदर जितनी बारिश हुई है, या इस्लामाबाद को देखें, पिंडी को देखें, लाहौर को देखें, तो लाहौर के जनरल अस्पताल में भी उस दिन पानी एंटर हुआ है। लाहौर के बादामी बाग को देखें आप, लाहौर के जो शुमाली लाहौर है उसको देखें, तो आपको पूरा वहाँ पे भी शादरा से लेकर आपको हरबंसपुरा सारा, बागबानपुरा सारा डूबा हुआ नज़र आएगा। तो ये है, ये होगा, इसीलिए तो इसको ही तो कहते हैं कि वो उसने हिट किया है। फेडरल गवर्नमेंट को, अब नवीद कमर साहब जो अब कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख अब तय कर ली जाए, तो क्या तारीख है आप लोगों के जहनों में, और उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तय क्या किया जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसका 1-2 दिन के अंदर रैबर कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, उसमें एजेंडा भी, उसमें डेट भी, सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। उसमें क्या तय किया जाएगा, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है, नून का मुख्तलिफ हो सकता है, JUI का मुख्तलिफ, ANP का, बाकी पार्टियों का, हर किसी का, लेकिन उसके अंदर बैठकर आपने कंसेंसस करना है। इस हुकूमत को 2 साल हो गए हैं। किसी भी हुकूमत को पहले 2 साल ही होते हैं काम करने के लिए। अगर आप भुट्टो साहब की हुकूमत देखें तो पहले 2 साल के अंदर आइन बना है, पहले 2 साल के अंदर लेबर रिफॉर्म्स। एक बात पे तो सारी पार्टीज मुत्तफिक है ना, आप पूरी ऑपोजिशन एक बात पे मुत्तफिक है कि इस हुकूमत को घर भेजना है, इस पे तो सब मुत्तफिक हैं। जी बिल्कुल, इसको तो इसलिए जाना चाहिए, यही मैं बात कर रहा हूँ। इनको 2 साल मिले हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। महंगाई को देख लें, बेरोज़गारी को देख लें, आप खारजा पॉलिसी को देख लें, आप दाखिला पॉलिसी को देख लें, आप कोई भी इशू, मुइशत को उठाकर देख लें, आप कोई भी इशू देख लें, आप कहाँ से कहाँ पे आ गए। कट्टो बच्चों से शुरू हुए, आप भंग पे आ गए। तो फिर चौधरी साहब, अब इसके भी 2 तरीके हैं ना, एक वो तरीका जो गुज़िश्ता साल मौलाना साहब ने अपनाया था, एक वो तरीका जो गुज़िश्ता साल मौलाना साहब ने अपनाया, सड़कों पर आए, धरना दिया, आज़ादी मार्च उसको नाम दिया, लेकिन वो नाकाम हो गया, आखिर में घर जाना पड़ा। दूसरा तरीका कि फिर आप लोग इन हाउस चेंज की बात करें, उस ऑप्शन पर गौर करें, तो कौन से तरीके पर आपका ज़्यादा फोकस होगा, ज़्यादा गौर होगा? देखिए, ये मौलाना साहब का, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी उस वक़्त, ये उनका अकेले का इनिशिएटिव था। अब मैं समझता हूँ जो सब पार्टियाँ तय करें उसको होना चाहिए, और आखिरी बात या आखिरी स्टेप को पहले नहीं लेना चाहिए, ये आखिरी स्टेप होता है। तो अगर आप शुरू यहाँ से होंगे तो उसने या कामयाब होना या नाकाम होना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको लेना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, एहसन इकबाल साहब ने हमसे मुताल्लिक आज क्या बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात के बाद, वो आप सुन लीजिए, फिर इस पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, सुनाइएगा। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम जमहूरी और आइनी ऑप्शंस पे को बरूए कार लाएं, जिनसे मुल्क इस नुकसान से, इस तबाही से और इस आजमाइश से निकल सके। तो चौधरी साहब, जमहूरी, आइनी और कानूनी ऑप्शन ही ज़ेर गौर हैं, सड़कों पर भेजना वो तरीक़ाकार जो 2014 में इसी हुकूमत ने, जिसकी जमात की हुकूमत है, इसने अपनाया था,
उस तरीके को तो नहीं अपनाया जाएगा? मौलाना साहब को भी रोका जाएगा या उनका साथ पिछली बार की तरह आप देंगे? किस तरह से रोका जाएगा या साथ दिया जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि मुश्तरका तौर पर तय होगा। मैंने तो पहले आपको ये बात कह दी। जो अब डिसाइड होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा कि शुरुआत कैसे करनी है, छोटे जलसे करने हैं, मीटिंग्स करनी है, कॉर्नर मीटिंग्स करनी है, जुलूस करना है, जलसे करने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है। ये तो एक प्रोसेस है जिसको स्टार्ट होना है। तो उसका अल्टीमेट क्या होता है वो लाजमी तौर पर हम चाहेंगे कि कोई जमहूरी और आइनी रास्ता ही हो। एहतजाज करना जमहूरी हक है, इन हाउस चेंज जमहूरी हक है, इलेक्शन जमहूरी हक है, ये सारी जमहूरी बातें हैं और आइनी बातें। और चौधरी साहब ये आगाज़ जब हो जाएगा इस प्रोसेस का, इस अमल का, तो वो फिर कितना लंबा चलेगा? ये तहरीकें कब तक चलती रहेंगी? क्योंकि जब मौलाना साहब ने गुज़िश्ता साल शुरू किया तो 1.5-2 माह बाद उनकी वो तहरीक ख़त्म हो गई, फिर वो कहीं नज़र नहीं आए, फिर ज़ाहिर पूरे मुल्क में भी लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद उनकी वो तहरीक तो नाकाम हो गई। एक बार फिर वही सूरत हाल तो नहीं दोहराई जाएगी? वही उसी का देखिए हमने शुरू किया था, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा देखिए ऐसा नहीं है। जब कलेक्टिव विजडम होती है तो वो प्रिवेल करती है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब हमने शुरू किया था मार्च में साहिवाल डिवीजन से, लेकिन कोरोना आ गया, हमने वो सारा पोस्टपोन कर दिया। अब दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं। तो मेरे अगर मैं स्ट्रेटेजाइज करूं तो मैं उसको ऐसे कहूं कि सारी पार्टियां अपने अपने तौर पर स्टार्ट लें, अपने अपने कॉर्नर मीटिंग्स करें या जलसे करें या तैयारियां करें, जो भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट करें, और फिर उसके बाद कोई सेकंड फेज़ आएगी, फिर थर्ड फेज़ आएगी। तो ये एक प्रोसेस है जिसको चलना है। तो अगर सब मिलकर कोई चीज़ तय करेंगे तो फिर उसको सारे पाबंद भी होंगे। अगर कोई मैं अकेला करूँगा तो मैं अकेला पाबंद हूँ ना, दूसरे तो नहीं पाबंद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन फिर वो मौलाना साहब को मनाने लेकिन का मेरे ख्याल मसला... के मुताबिक जब ये जी मौलाना साहब माने हुए, उनका क्या इशू, कोई इशू नहीं है। लेकिन नहीं, वो तो कह रहे हैं जेल भरो, तहरीक शुरू करो। नवाज शरीफ को भी उन्होंने मशवरा दिया। नहीं देखें ना, ये फिर वो बातें हैं जो आखिरी बातें हैं जो पहले वो करना चाहते हैं, तो उनसे आर्गू किया जाएगा कि ये जेल भरो तहरीक तो आखिरी बात है ना, ये पहली बात तो नहीं है। आप शुरू जेल भरो से होंगे तो क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक लोग तंग हैं। मैं तो एक और भी कहता हूँ कि अगर सियासी जमातों ने अपना किरदार अदा ना किया तो शायद इस महंगाई, इस ज़िल्लत के हाथों लोग इतने तंग हैं वो खुद रॉ तरीके से बाहर आ जाएंगे और इस मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ अपोजिशन की तमाम जमातों से कि आप अपना रोल प्ले करें। दूसरी बात यह है, ये तो मांगे तांगे की हुकूमत है। एक पार्टी छोड़ गई है, दूसरी पार्टी नाराज़, सारी पार्टियां नाराज़ बैठी है, बैक बेंचेस सारे नाराज़ बैठे। ये तो शुरू होने की देर है। ये ताश का घरौंदा है, ये बिल्कुल रेत के घर की तरह बह जाएगा, टूट जाएगा। सही। चौधरी साहब एक लाइन और आपको ज़रा एहसान इकबाल साहब जो मौलाना साहब से मुतालिक कह रहे हैं और अपोजिशन जमातों से मुतालिक ज़रा सुनवाइएगा, फिर चौधरी साहब से सवाल करते हैं। जब मौलाना फजल रहमान निकले थे तो उसको तनहा छोड़ दिया गया, वो मायूस होकर इस्लामाबाद से वापस लौटे। उसकी उस तरह से सपोर्ट नहीं की गई अपोजिशन जमातों की तरफ से जो करनी चाहिए थी। तो आपके पास क्या टाइम फ्रेम है? वो आप देखें ऑपोजिशन, मेरी बात, वो मौलाना साहब खुद बता चुके हैं ऑपोजिशन जमातों का कसूर नहीं है। जिन्होंने वादा किया था उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। तो चौधरी साहब अब ये किसने वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ, क्या फिर किसी वादे का इंतजार किया जा रहा है? कोई वादे की उम्मीद पैदा हो जाए, फिर APC हो, फिर ऑपोजिशन अपनी तहरीक का आगाज करे? देखें यही बात नहीं ऐसी नहीं बात है। देखें ये तो सबको पता है। मैं तो ये बात नहीं कहना चाहता था जो एहसान इकबाल साहब ने कह दी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि देखें अगर आपने लोगों के ज़रिए कोई तब्दीली लानी है तो उसके लिए ना आपको किसी के वादे की ज़रूरत है, लोगों को मुतहर्रिक करना है, लोगों को ये बताना है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, कश्मीर के साथ क्या हुआ है, खारजा पॉलिसी में हम कहाँ पे खड़े हैं, महंगाई में हम कहाँ पे खड़े हैं, बिजली कितनी महंगी कर दी गई है, गैस कितनी महंगी कर दी गई है, जो लोग रोज़ भुगत रहे हैं, पेट्रोल कितना महंगा कर दिया गया है, जो लोग रोज़ भुगत रहे हैं, आटा, चीनी, तेल, घी, दालें, ज़रा सारी चीज़ों को देखें कहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो रोज़ लोग भुगत रहे हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, उन्हें पता है कि कैसे गुजारा हो रहा है। तो वो खुद ब खुद आएंगे और उन्हीं के ज़रिए तब्दीली आए तो फिर किसी के वादे, किसी के दावे वो सारे धरे के धरे होते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब मकसद नहीं होता, लोग उसी में गिरफ्तार होते हैं। सही। तो चौधरी साहब शुक्रिया आपका। चौधरी साहब
आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि आपकी नज़र में अब ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी अपनी, या फिर जो आप लोग तहरीक शुरू करने वाले हैं उसके नतीजे में मिड टर्म इंतखाबात होंगे? मेरा ख्याल है इस हुकूमत की इद्दत तो पूरी होगी है और मुद्दत पूरी नहीं होगी। तो चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, आपका गुफ्तगू कर रहे थे कराची के हवाले से, जहाँ शहबाज शरीफ साहब आज आए और मुलाकात उनकी वफ्द के हमरा पीपल्स पार्टी की क़यादत से हुई और बड़े अहम मामलात पर भी गुफ्तगू हुई, ख़ासतौर पर मुल्की सियासत के हवाले से। अब कल रहबर कमेटी का भी इजलास होना है और उसमें आगे के मामलात तय होने हैं। लेकिन चौधरी मंजूर साहब वाज़े तौर पर यह कह चुके कि इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। अब नून लीग का इसमें क्या वाज़े मौक़िफ़ है, एहसान इकबाल साहब इस बारे में बात तो कर ही चुके हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो दानियाल चौधरी साहब, अभी चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी बातचीत से लग रहा था कि पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ में, अपने स्टांस में बिल्कुल क्लियर है कि इस हुकूमत को अब घर भेजना है। मौलाना साहब भी यही बात करते हैं, आपका भी बिल्कुल यही मौक़िफ़ है नून लीग का? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से मौक़िफ़ है कि किसी पार्टी को, ये चाहे तहरीक-ए-इंसाफ हो या कोई और हो, उसको सियासी शहीद बनने नहीं देना। उनको अपना टाइम की मुद्दत और टाइम पूरा करने देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम खड़े हो गए हैं, जहाँ मैशियत इनको 6.9 या 6.10 पे मिली थी, आज मनफी पे चली गई। जहाँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इस मुल्क की बैकबोन थी, जो 5.8 पे थी, आज 3% पे चली गई। जिस पार्टी ने वादे किए थे कि हम अरबों 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आज उन्होंने 20 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। जो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर स्टेट था, उसमें आज 25,000 टन हमारी उसकी गंदम की प्रोडक्शन हो रही है और 27,000 टन हमारी कंजम्पशन है। जहां हम अपनी गंदम पूरी नहीं कर सक रहे, जहां हमारी मैशत का बुरा हाल हो गया है। देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह एम्पायर की उंगली नहीं ढूंढेंगे। हम कंटेनर्स पे चढ़ के जलाओ और घेराव की बात नहीं करेंगे। लेकिन आज आपके मुल्क की सियासत और मुल्क उस पॉइंट पे आ गया है कि आज अगर अपोजिशन इकट्ठी ना हुई और इनको इन हाउस या इनको गिराने की बात ना की, तो मुल्क की इकॉनमी, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में ये पाकिस्तान से दुश्मनी होगी। तो इसीलिए आज हम अपोजिशन के साथ ये जो आज हम निकले हैं, वो इस नैरेटिव और इस नारे को लेके निकले हैं। लेकिन दानियाल साहब, आप कह रहे हैं कि वो अंपायर की उंगली तहरीक इंसाफ की तरह आप नहीं ढूंढेंगे। एहसान इकबाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम ही इस नुक्ते पर किया कि मौलाना साहब से जिसने वादा किया था हुकूमत गिराने का, वो वादा वफा नहीं हुआ, इसलिए मौलाना साहब वापस लौट गए गुज़िश्ता साल। तो इसका मतलब कि अंपायर की उंगली का इंतजार उन्होंने भी किया था। आप लोग भी किसी वादे की उम्मीद लगा रहे हैं, उसके बाद अपनी इस तहरीक का आगाज करेंगे? देखिए, हम किसी वादे की उम्मीद नहीं लगा रहे। यहाँ किसी को भी केयर पॉलिसी मिल सकती है, ना हम किसी केयर पॉलिसी का हिस्सा हैं, ना हमने मांगी। यहाँ बात है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की मैशत है तो हम हैं। यहाँ हम इस चौराहे पे आज आके खड़े हो गए हैं कि इस मुल्क के इदारों की तनख्वाहें नहीं निकल रही। हम आज उस चौराहे पे खड़े हो गए हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झूठ वहाँ चले गए। मेरे हाथ में ब्लू कागज़ है और ये कहता है कि टैक्स टू GDP इज़ वर्सन इन लास्ट 20 years. In last 2 years, as in the case, 90% of the economic indicators are against. Government which came into power on wave of commitment to double the tax revenue and FBR reforms is yet worst performing in last 20 years. ये वो पार्टी थी जिसने वादे किए कि हम टैक्स रेवेन्यू डबल करेंगे। ये वो पार्टी थी जिसने पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद दी कि हम नौकरियां लेके आएंगे, हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, हम इस मुल्क की मैशत को चलाएंगे। और आज वो पार्टी है जो डॉलर को सस्टेन नहीं कर सक रही, जो आपकी मैशत नहीं चला रही, जिसने इकोनॉमिक आपके टैक्स रेवेन्यू जिस पॉइंट पे हम छोड़ के गए थे 3095 अरब पे, आज तक वो हदफ नहीं दोबारा मिल सका। तो आप जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी एम्पायर या किसी की उंगली का या किसी की श्योरिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अवाम इनकी अकाउंटेबिलिटी कर रही है और पाकिस्तान की अवाम का इतना प्रेशर है, वो कहती है कि आज इन हाउस चेंज, वो कहती है कि इनको उठा के बाहर फेंको, क्योंकि आज भी एज वी स्पीक राइट नाउ ये अवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं। और झूठ किस तरह बोल रहे हैं कि अपना जो इन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले अपना टैक्स बजट दिया, कैसे आएगा? उसमें ये लिखते हैं नंबर गेम है पार्लियामेंट में, नंबर गेम तो अभी भी हुकूमत के हाथ में है। फिर किसी इत्तेहादी जमात को आपको अपनी तरफ करना पड़ेगा। तो बातचीत आपकी किस जमात से चल रही है, क्या इस वक्त तैयारी हो रही है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आज पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा वोटें हैं हमारे पास। ये अपनी कुछ मांग तांग के उधारी वोटें यहाँ से लेके बैठे हैं, कुछ वहाँ के,
और इनके ऐसे MPs हैं जो इनसे खुद तंग आए हुए हैं, जो इनके आगे इन अवाम उनके आगे हाथ जोड़ती है और वो बात करते हैं अपनी पार्टी को छोड़ने की। जब हम इन हाउस की बात करते हैं तो हम तमाम उन लीगल प्रेसिडेंट्स को अपने आंखों में नज़र में देखते हुए की बात करते हैं जो इन्होंने कभी फॉलो नहीं किए, जिनके इनके पार्टी के लीडरान को नहीं पता और ना इनकी पार्टी को पता है। हम इंशाल्लाह जब बात करते हैं तो हम एक बड़े वसूख ज़राए से बात करते हैं और आप आने वाली टाइम पे देखेंगे कि अगर इन्होंने, हम इनको बार बार मोहलत दे रहे हैं, इतनी अच्छी इनको अपोजिशन ना मिल सकी ना मिलेगी दोबारा कि हम इनको मोहलत देते हैं कि आप परफॉर्म करो, जो लोगों से वादे किए तो उनको पूरा करो। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो तो अपने दाएं और बाएं बैठे हुए लोगों की अकाउंटेबिलिटी करो। जब देखते हो चीन आटे चोरों की बात करते हो तो अपने दाएं और बाएं बैठे हुए लोगों की बात करो। जब आप करते हो नैब की और अकाउंटेबिलिटी की, जो 5 साल आपने गैर बाल रखा नैब, अपोजिशन में आप जवाब दो कि उनकी वहां अपोजिशन जमात की सरगर्मियों में शिद्दत उस वक्त आती है जब मरियम साहिबा को अदालत या नैब बुलाती है, जब मियां साहब की वापसी की बातें होती हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा आप लोगों के जज्बात, आप लोगों के तासुरात बड़े सख्त हो जाते हैं हुकूमत के खिलाफ। कुछ अर्से पहले मरियम साहिबा भी खामोश थी, मियां साहब भी लंदन में थे, ना हुकूमत उनकी वापसी की बात कर रही थी, ना मरियम साहिबा ट्विटर पे कुछ बोल रही थी। लेकिन जैसे ही मियां साहब की वापसी की बात हुई, मरियम साहिबा को अदालत में बुलाया गया, तो एकदम से आप लोगों ने हुकूमत के जाने की बातें शुरू कर दी। देखिए, मियां नवाज शरीफ आज भी कुछ नहीं बोल रहे, वो अपने इलाज के लिए हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर प्रोपेगेंडा और ड्रामा करते हैं। और जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा की बात है, देखो वो पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो पार्टी की चेयर लीडर हैं और जब पार्टी को ज़रूरत होती है वो पार्टी के लिए हाजिर हैं। हाँ, शायद वो मीडिया पे आके अपने बयान ना दे रही हों, लेकिन पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को वो देख भी रही हैं और चला भी रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से चला रही हैं। और जहाँ तक बुकलात की बात है, देखिए जब उनको तारीख में बुलाते हैं तो बुकला तो ये जाते हैं अपने, कभी पुलिस वालों से कहते हैं पत्थर मारो, कभी यहाँ इस्लामाबाद में पूरा शहर जैम कर देते हैं, लाहौर पूरा शहर सील कर देते हैं। देखिए, हमने तो इनको कंटेनर दिए, हमने तो इनको खाने पहुंचाए, हमने तो जमहूरी हक के इनके तमाम राइट्स थे, जब ये जलाओ और घेराव की बात करते थे फिर भी हमने इनको असिस्ट किया। तो इनको क्यों हाथ पांव इनके फूल जाते हैं? क्योंकि इनको पता है कि आज इनके साथ अवाम नहीं है, इनको पता है कि लोगों से जो झूठे वादे किए थे हम एक्सपोज हो गए हैं, इनको पता है कि लोगों को इनकी असलियत नजर आ गई है और लोगों को पता है कि जो उन्होंने हमारे साथ वो जो काफिले लेके निकले थे 2014 में, वो तो आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने निकले थे, तहरीक चलाने निकले थे, हुकूमत गिराने निकले थे। मरियम साहिबा जब काफिले लेके निकलती हैं, वो नैब ऑफिस जा रही होती हैं, वो अदालत जा रही होती हैं, लाहौर हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जा रही होती हैं, वहाँ जब आप काफिले लेकर जाएंगे तो क्या उन पूरे काफिलों को अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी? उनको तो बाहर ही रोका जाएगा, फिर वहाँ क्लैश होगा, केओस होगा। देखिए, उनके साथ कोई काफिले नहीं होते, वो हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा हैं और उनके साथ डेमोक्रेसी के नॉर्म्स फॉलो करते हुए हमारे वर्कर्स साथ होते हैं और जो उनके साथ जोक उनको खुद ज्वाइन करते हैं। ना पार्टी कॉल देती है, पार्टी ने कोई मुनज़्ज़म तरीके से बुलाया, ये खुद वर्कर निकलता है। लेकिन मुझे बता दें कि जमहूरी नॉर्म्स में ये कहाँ खिलाफ है कि अपना वर्कर नहीं निकल सकता? मुझे ये बता दें कि इनको हमने कहाँ का असिस्ट नहीं किया? इमरान खान साहब भूल गए जब ये जेलों, थानों से, अपारा थाना और थानों से अपने बंदे जाके पुलिस वालों को मार के इन्होंने निकाले? ये भूल गए जब एसएसपी का इन्होंने इस्लामाबाद में क्या हाल किया कि वो वो अपने आईसीयू पे चले गए? ये भूल गए कि पुलिस वालों को क्या हाल किया? लेकिन हम इन तमाम चीज़ों के बावजूद, हम ब्रुटैलिटी आपने देखी किस तरह पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया अपने मफाद के लिए, आपने देखा कि नैब को किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए। और ये दानियाल नहीं कह रहा कि नैब को इस्तेमाल करते हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में करता है कि नैब इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, discriminating approach of NAB also affecting the image and has tarnished and shaken the faith of people in the credibility and impartiality। ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि दायरे के बारे में, और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो ये इनका एक डिसीजन है कि मेरे और आपकी बात से बहुत आगे निकल गया। और वो कौन कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग किसके लिए कर रहे हैं? हुकूमत के लिए। जब हुकूमत ऐसे उचकंडे और ऐसी चीजें इस्तेमाल करे, चलें, पॉइंट आपका आ गया। दानियाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नून लीग के रहनुमा दानियाल चौधरी। और पीपल्स पार्टी की तरह वो भी अपना नून लीग का मौक़िफ़ दे रहे थे कि अब चूंकि मुल्क की माशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, गवर्नेंस की सूरत हाल इतनी ख़राब है उनके मुताबिक, तो अब इस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ कराची के हालात की। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आर्मी चीफ भी यहाँ पर आए, वज़ीर आज़म ने भी यहाँ पर आना है, कोई बड़ा ऐलान कराची के लिए करने जा रहे हैं। कराची के मौजू पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और कराची में अब एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका, जगह जगह से तजावुज़ात को ख़त्म किया जाएगा। 3 मकामात से आज इसका आगाज़ भी कर दिया गया है। कैफ़े प्याला, तीनट्टी और एक दीगर मकाम से अब इन तजावुज़ात को हटाने का सिलसिला शुरू हो चुका। पहले मरहले में जो ठिये हैं, जो दुकानें हैं, उनको तोड़ा जाएगा और दूसरे मरहले में रिहायशी मकानात को, जो पक्के मकानात हैं, उसको तीसरे मरहले में तोड़ा जाएगा। नोटिस इन तमाम लोगों को भेज दिए गए हैं। अब ये तमाम तजावुज़ात ख़त्म होंगी। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि कराची के हालात और मामलात कुछ बेहतर होते दिखाई देंगे। आर्मी चीफ भी कराची में मौजूद हैं, जहां उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ भी कराची में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म भी आने वाले हैं। तो क्या कराची के मामलात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं? इसी पर बात करते हैं। ज़फ़र अब्बास साहब सीनियर समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत मुतारिक कराची में हमें नज़र आते हैं फ़लाही कामों में। ज़फ़र साहब, आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो कराची को अभी 1-2 रोज़ पहले तक सब भूले हुए थे। कल आर्मी चीफ क्या आए, अपोजिशन लीडर भी पहुँच गए, वज़ीर आज़म भी आने वाले हैं, इंक्रोचमेंट हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। क्या नजर आ रहा है आपको, कुछ बेहतरी आने वाली है? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि आज जब डिफेंस का एरिया और क्लिफ्टन का एरिया पानी में डूबा है, तो आज सबकी आंखें खुली हैं और सबने देखा इस दर्द को, इस ज़िल्लत को। ये जो गरीब आवाम का सारा फर्नीचर हर बारिश में डूबता था, उसके पैसे तबाह होते थे। आज जब आप यकीन जाने, मैं पूरे डिफेंस क्लिफ्टन का मैंने सर्वे किया। एक ODS नाम का स्टूडियो है जहाँ सारे बड़े नात खां हज़रात, सारे मुहर्रम की रिकॉर्डिंग है, सब वहाँ होती हैं। एक स्टूडियो वो बेसमेंट में था, सिर्फ उसका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह से लोगों के घरों में गाड़ियां खड़ी थी 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की, उनके कार्ड उड़ गए 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए के उन कारों के। लोगों के जो बेसमेंट में ऑफिसेज बने हुए थे, उनके कुछ लोगों ने अपनी जमा पूंजी अपने बेसमेंट में रखी हुई थी, किसी ने पूरे ड्राइंग रूम बेडरूम बनाए हुए थे, सब कुछ तबाह हो गया। तो आज ये दर्द जो था, जो पुल के इस पार का था, इस बार वो दर्द जब उधर गया तो उसके बाद सब चीखें। देखें 5 स्टार होटल कितने हैं कराची में, सब थोड़ी शिफ्ट हो सकते, लेकिन सब भर गए। एक शख्स कैसे जाएगा अपने घर में जब उसके पूरे घर में पानी खड़ा हुआ 4-4 फीट 5-5 फीट? ये जिल्लत तो गरीब उठा रहे हैं ना इस वक्त, वो तो नहीं जा सकता 5 स्टार होटल। सारे 5 स्टार होटल भर गए। लोगों ने वहां से वीडियोस बनाई, देखें इस 5 स्टार होटल में इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है। मतलब उन होटलों के शिकवे शिकायत शुरू हो गए। लेकिन गरीब के लिए ना किसी स्कूल में शिफ्ट किया गया, ना किसी उसको सरकारी इदारे में शिफ्ट किया गया, किसी ने उसको नहीं पूछा आज भी। लेकिन चूंकि ये पुल के उस पार मुसीबत आई थी, इसलिए सबने इसको ओन किया है। अब इस पे बातचीत शुरू हो गई है। ये इंक्रोचमेंट का जो गिराने का जो आगाज अब शुरू किया गया, तजावुजात हटाई जा रही हैं, ये घर भी उन्हीं गरीब लोगों के जो के हजारों लाखों की तादाद में अब कराची में बसे हुए हैं। जब इनको बेघर कर दिया जाएगा, इनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी, एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। इनको आबाद करने का होना तो ये चाहिए था कि पहले इनको मुतबादिल रिहाइशगाहें दी जाती, इनको कारोबार करने के इंतजाम करा के दिए जाते, फिर इनको बेघर किया जाता। ये तो एक नया बहरान शुरू हो जाएगा अब जो आज शुरू हुआ है। देखें लाजमी 100% इन लोगों को नई जगहों पे, मुतबादिल जगहों पे शिफ्ट करेंगे और रियासत की जिम्मेदारी है। अभी तो आप ये देखेंगे कि इसमें कितने ही ऐसे मकान हैं जो लीज शुदा हैं। उनको कौन पकड़ेगा? उन KDA वालों को या उन इदारों को जिन लोगों ने इनको लीज किया, नाले के ऊपर किया, रेलवे की पटरी पे किया, रेलवे स्टेशन पे किया, कहीं भी किया। अगर सरकारी इदारों ने लीज किया, इसके देखिए कौन नहीं जानता KDA में, सिंध SBCA में करोड़ों रुपए रिश्वत, अरबों रुपए रिश्वत दिन भर चलती है। इनको कौन पकड़ेगा? इनको भी तो पकड़ा जाए। गरीब तो चले सही है, उसने लीज भी करा लिया, जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, जो खानदान से पैसा मिला था, रुपया पैसा कर्जा लोन सब कुछ लेके उसने वो जो घर बनाया, वो घर जब डिमोलिश कर दिया जाएगा उसकी आंखों के सामने और उसको ये बोला जाएगा इसके बदले हम तुम्हें देंगे भी कुछ नहीं, कहां जाएगा वो? हम तो तैयारी कर रहे थे, आज सुबह से 500 देने तैयार कर रहे थे कि आज जब वो लोग बाहर आएंगे उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करना है। क्योंकि देखिए ये तो हल है, शहर इसी तरह से सेट होगा, लेकिन उनके लिए मुतबादिल तो कुछ होगा ना। और जिन लोगों ने उनसे पैसा लिया है, उनके मकानों को लीज करके, बेशक 10,000 में से 2,000 मकान लीज होंगे, लेकिन 2,000 भी लीज तो हैं। और बाकी जो 8,000 हैं वो 8,000 के रात के अंधेरे में बन गए मकान। नहीं, एक एक मकान बनने में सालों लगता है। तो सब इदारे देख रहे थे, रिश्वतें ले रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो वो बेचारे भी जाएंगे अपने घरों से। लेकिन उनके लिए मुतबादिल जगह होनी चाहिए, भले तीसरा टाउन में दें, भले खुदा की बस्ती में दें, भले कहीं भी दें, लेकिन उनके लिए जगह होनी चाहिए, वहाँ उन सबको शिफ्ट किया जाए। देखिए खाने का बहरान आएगा, बड़ी मुसीबत आएगी लोगों के लिए। अगर डायरेक्ट बिल्डिंगें गिरना शुरू हुई तो वो अपना सामान, ये वो चोरी चकारी, और मजीद उनके साथ नुकसान हो जाएगा। जैसा कि किसी भी एक बड़े वाक़े के बाद एक बड़ा तबका वहाँ पर लूट मार करने पहुंच जाता है। जी कोई सानिया हो गया, किसी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया, तो एक तरफ तो रेस्क्यू का अमल हो रहा होता है, दूसरी तरफ चोरी हो रही होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह जब एक साथ बहुत सारी बिल्डिंगों का सामान निकाल के बाहर किसी जमात की किसी सूबे में 12 साल तक लगातार हुकूमत रहे, तो ये चीज तो बहुत प्लानिंग के साथ
पहले भी हो सकती थी। अब जब नेशनल डिजास्टर आ गया, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, रिकॉर्ड टूट गए बारिश के, पूरा शहर डूब गया, टूट गया, उसके बाद आप ये अमल करने जा रहे हैं। अगर यही अमल 2 साल पहले, 1 साल पहले प्लानिंग के साथ किया जाता तो अब तक तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो चुकी होती, मामूल पर आने लगती लोगों की ज़िंदगी और इतनी तबाही भी ना होती। नहीं, लेकिन अगर वो जमात ये बात बोलती हो धड़ल्ले के साथ, बहुत ज़्यादा असर वसूख के साथ, दावे के साथ कि कराची हमको वोट नहीं देता, हम क्यों करें इसके लिए काम, तो इसके बाद भी समझ में आ नहीं रहा क्या सबके? वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जो दूसरी पार्टी है वो कह रही है जी हमारे तो वजीर वज़रा मुंतखबी कराची से पहली बार हुए, अभी तो हम नए हैं और फिर हम तो इतने पैसे वाले आदमी हैं, हम कैसे उतरे इस गंदे काम में, नालियाँ, नाले, रोड, सड़कें। तीसरी पार्टी बोल रही हो हाँ हम हैं तो थोड़े बहुत अब रह गए, लेकिन हमारा इख्तियार नहीं है। बात की कराची के साथ जो जुल्म हुआ, आज आर्मी चीफ का स्टेटमेंट देखा मैंने, पढ़ा, अब मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखा है, उन्होंने कहा है कि गालिबन कि 3 साल के अंदर कराची की शक्ल बदल दी जाएगी, वापस इसको उसकी अपनी असली हालत में ले आया जाएगा। तो मेरे ख्याल में शायद अब आ जाएगा कराची, अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि बाकी यहाँ से तो कराची के साथ जो जुल्म हुआ, कराची को जो लूटा गया, कराची को जो नोचा गया, कराची के जिस्म पे ना गोश्त छोड़ा, ना कराची के जिस्म पे खाल छोड़ी, ना कराची के जिस्म में खून छोड़ा। अभी सिर्फ ये ढांचा है एक, कराची के साथ जो जुल्म किया गया है। देखिए मेरे लिए बहुत जिल्लत की बात है कि कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज का पढ़ा हुआ लड़का पराठे और चाय बेच रहा हो दुकानें खोल खोल के, कराची के सबसे ज्यादा काबिल बच्चे जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके बच्चे गाड़ियां धो रहे हो, 800 रुपए महीने में हम डेली सुबह आएंगे, फजर के टाइम पे आपकी कारें धोकर जाएंगे। ये कराची का नसीब किया है। कोटा सिस्टम के नाम पे नौकरियां बंद, अच्छी यूनिवर्सिटीज में दाखिले बंद, बिजली प्राइवेट इदारों के पास, गैस बंद। भाई 5 दिन 6 दिन तो टेलीफोन बंद रहा है, किसी एक सियासी जमात या एक इदारे का तो कसूर नहीं है इसमें, तो जाहिर है विफाक में अलग सियासी जमात हुकूमत में होती है, सूबे में अलग होती है, शहरी हुकूमत अलग के पास होती है। मैं आपसे ये बात कह तो रहा हूं कि सबने खाया है। और मैंने कराची के दर्द में अगर आवाज उठाई तो मेरी 1 साल से तो एक शोबे के में बोलने में पाबंदी है। जरा सा बोल दूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है। मैं तो भुगत रहा हूं और मैं अदालत का हुक्म तो मानूंगा, मैं अदालत के एहतराम करता हूं, लेकिन बात ये उस कराची के साथ जुल्म हो रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कराची डूब रहा है, आप शारा फैसल पे गाड़ियों में घूम रहे हैं, बोलने कराची में पानी कहां है। कराची डूब रहा है, आप हेलीकॉप्टर में और जहाजों में घूम रहे हैं। तो भाई हेलीकॉप्टर वाले इस कराची की हुकूमत करेंगे 70% स्लम एरियाज के वाले शहर पे, रोशनियों का शहर जिसको अंधेरे के शहर में तब्दील कर दिया गया। कराची के साथ जो भी जुल्म हो सकता था वो किया गया है, बचा कुछ नहीं है कराची में, अब बर्बाद कर दिया है कराची को। और जफर साहब आगे जाने की, दोबारा बेहतर करने की, एक बार फिर रोशनियों का शहर बनाने की तो बात हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने, जिन सियासी जमातों ने, जिन हुकूमतों ने कराची को इस हाल में पहुंचाया है, उन जिम्मेदारों का तयन भी तो होना चाहिए, उनकी भी तो कोई सजा तजवीज़ होनी चाहिए। मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं कि जिसने कराची में नाजायज कंस्ट्रक्शन पे लीज बना के दी, इनको पकड़ा जाए। अगर रिटायर हो गए तो इनके घरों पे छापे पड़े, इन नैब को इनके पीछे लगाया जाए, इनकी अरबों रुपए की जायदाद जब्त की जाए। भाई गरीब की तो जिंदगी भर की जमा पूंजी गई। जिन लोगों ने बारिश के पानी के नालों में सीवरेज डाला उनको पकड़ा जाए। क्यों नहीं बनने दिए कराची में नाले, पूछा जाए। कराची में कौन सा जुल्म नहीं हुआ? देखें सर, जिसने जो जुल्म किया है उनका एहतसाब होना चाहिए। और अभी भी जो प्लानिंग हो रही है कराची को लूटने की, बर्बाद करने की, कि हम ये भी नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हमें ये आईना, हमें ये, भाईजान कराची के साथ तो जो भी जुल्म किया जाए कम है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। आप कराची शहर घूमिए तो चले मेरे साथ, अस्पताल चलिए, बाहर देख ले नालों का फुजला 2-2 फीट पड़ा हुआ है। आप मेरे साथ मस्जिदों के बाहर चलें, स्कूलों के बाहर चलें, डिस्पेंसरियों के बाहर चलें, सड़कों पे चलें, गलियों में चलें, कहां चलेंगे? बर्बाद करके फेंक दिया कराची को। मैंने तो अपनी वीडियो में दिखाया 16 नंबर का हार्ट डिजीज का हॉस्पिटल, घुटनों पानी खड़ा हुआ था। मैंने परसों बोला तमाम टीवी चैनल्स में कि कायदे आजम के घर के बाहर से तो नाले का फुजला साफ कर दो, खारदर में देख तो लें। सुना है शायद अभी तक भी वहां लाइट नहीं आई, 7-8 दिन हो गए। डिफेंस की खबर मिली है कि शायद आज वहां लाइट आ गई 148 घंटे के बाद। तो बात ये कि जो इन जगहों पे रहते हैं वो इंसान थोड़ी है, कोई उनसे पूछेगा थोड़ी। जो जिस तरह का जुल्म चाहे आप कर लें। मुख्तलिफ इलाकों में, शहर के इतने बड़े बड़े इलाकों की बिजली बंद थी, उसके बावजूद भी आज वो खबर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफा हो गया, नेपरा ने मंजूरी भी दे दी, अब एक बार फिर इजाफी बिल भी वसूल किए जाएंगे। तो कोई वाले वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची की इस कंपनी को आप आवाज़ उठाते हैं, जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है।
मैं सर मेरी आवाज़ उठाने पे मैंने तो कत्ल की एफआईआर भी कटवाई इनके खिलाफ दर्जनों, लेकिन मेरी आवाज़ बंद कर दी गई है। इस टॉपिक पे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं जस्टिस गुलजार साहब की अदालत में जाऊँगा और दिखाऊंगा उनको जाके, सर 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरी आवाज़ बंद की हुई है, और मैं अगर कुछ बोलता हूँ किसी इदारे के मजालिम के बारे में तो वो इदारा मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस भेज देता है। 1 2 नहीं, कई नोटिस आ चुके हैं और मैं भुगत रहा हूँ अदालतों में। मैं क्या हाल बताऊँ, ये मेरा काम था कराची वालों के राइट्स पे आवाज़ उठाना। कहाँ है वो सियासी पार्टियाँ, कहाँ हैं वो लोग? कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। जो आवाज उठाता है जिसके खिलाफ अगला उसको पैसे दे देता है, ये लो भाई आप खुश रहो। आवाम जलील हो रही है ना, आपका क्या ताल्लुक आवाम से? आवाम जलील हो रही है कीचड़ में, आवाम गटर के पानी में। भाई आप सोचे तो नाले के फुजला के अंदर मेरा बाप मेरी माँ क्यों चल रही है? बिल्कुल सही है। वो मसाइल ने ज़ाहिर है कि जिनका सद्देबाब होना चाहिए और इनके जिम्मेदारों का भी तयन होना चाहिए। जिन लोगों ने कराची को इस हाल में पहुंचाया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ज़फ़र अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात, अपने तासुरात, दुख और दर्द वो कराची का रखते हैं उस बारे में हमें आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसको एशिया की सबसे बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार दे दिया गया, लेकिन मुल्की मईशत का तो बुरा हाल है। ये कैसे मुमकिन हुआ, इसके बारे में कुछ बात करेंगे, कैसे मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा पहुँच सकता है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एशिया की सबसे बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज करार दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब जब मुल्क की मईशत की हम बात करते हैं तो मुल्क की मईशत इस वक्त गिरावट का शिकार है, शदीद दबाव में है। अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम लगाती हैं हुकूमत पर, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट भी इस हुकूमत को इसका कसूरवार ठहराते हैं कि इकॉनमी को ये संभाल नहीं पाई, सही फैसले नहीं लिए गए, IMF के पास चले गए, जिससे मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ मजीद बढ़ गया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। मारूफ माहिर मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये एशिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में मौजूद है, इसका फ़ायदा किस हद तक पाकिस्तान की मईशत को पहुँच सकता है? नहीं, मगर क्या वाकई ऐसा है? मैं अगर आपसे रिकॉर्ड पर ये बता दूं कि जब पिछली हुकूमत के दौर में बजट जिस दिन पेश किया गया था उस दिन कराची स्टॉक एक्सचेंज 53,000 पॉइंट्स पर थी। आज जब IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है और हुकूमत ने कुछ एमनेस्टी वगैरह दे दी है कंस्ट्रक्शन की और स्टॉक एक्सचेंज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो 41,000 पर है। इसका मतलब ये है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कई हजार अरब रुपए का नुकसान हो चुका है उन लोगों को जिन्होंने उस वक्त से शेयर होल्डिंग लगाई हुई थी। नंबर 1 तो ये है। दूसरी बात ये थी कि बुनियादी तौर पर ये इंडिकेटर तो नहीं है इकोनॉमी का, इसलिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं तो स्टेट बैंक के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो आदाद शुमार हैं उसकी रोशनी में इस वक्त आज की तारीख में बेशतर जो पाकिस्तान के माशी इशारे हैं जो स्टेट बैंक बता रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बता रही है, वो उससे ज़्यादा ख़राब हैं जो अगस्त 18 में इनको विरसे में मिले थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बेशतर इशारे जो आदाफ इन्होंने खुद अपने रखे थे वो हासिल नहीं हो सके। इस वक्त जो थोड़ी बहुत बेहतरी कहीं नज़र आ रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF का प्रोग्राम हमारे पास सस्पेंडेड है। फरवरी से उन्होंने जो है वो हमें किस्त नहीं दी है। IMF के पास अभी आपने जाने की बात की, तो अगर मैं ये अर्ज करूं कि अभी हुकूमत को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक सिर्फ $450 मिलियन IMF ने हमें दिए हैं और फरवरी के बाद कोई किस्त नहीं दी। अब जब वो अक्टूबर में या सितंबर के एंड में जब वो हमारे साथ बात होगी और वो फिर आपके पास शराइत लगाएंगे कि आप ये काम करें, तो फिर आप देखिए। इसका मतलब कि ये जो एजाज़ हमें हासिल हुआ जिसको सब एजाज़ कह रहे हैं, ये एक अलामती एजाज़ है? सिर्फ इसको एक जुमले में कहा जा सकता है कि बस ये एक एजाज़ है, इसका कोई असर, कोई इसका फ़ायदा मुल्की मईशत को हासिल नहीं है? नहीं, मैं अलामती भी नहीं मानता इसको। देखिए, बात ये थी कि अभी इससे पहले आप ये एक्चुअली होता ये है कि कल मिसाल के तौर पर एक स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन के लिए बढ़ गया तो आप कहते हैं ये हमारी बेस्ट हो गई। इस सवाल ये कि बेस्ट नहीं हो गई, कई हजार अरब रुपए लोगों के डूब चुके हैं। उसको सस्टेन करना भी बड़ा जरूरी है लंबे अरसे तक। ये कह रहे हैं, अर्ज कर रहा हूँ वो ये था कि अभी जो आदाद शुमार कल आए हैं तो इस हुकूमत के दौर में 18 अरब डॉलर के कर्जे हमारे बढ़े हैं, यानी 9 अरब डॉलर सालाना। लेकिन पिछले 10 वर्षों में बढ़े थे 5 अरब डॉलर सालाना। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ गिर गई। सरमायाकारी की जो ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 2018 में पाकिस्तान में जो सरमायाकारी एक साल में आई थी वो 5 अरब डॉलर है। अब स्टेट बैंक ये कहते हैं कि 2 साल में 2 अरब डॉलर आई है।
यानी 1 अरब डॉलर सालाना, अब पहले थी 5 अरब। तो अगर आप महंगाई को देख लें तो वो ये कहता है कि जी 23.8% तक पहुंच गई थी, जबकि विरसे में मिली थी इनको जो 4% थी। तो अशारिये खराब हैं। तो इसका लेकिन मतलब ये है कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ये फैक्ट सामने रख के नई पॉलिसी बनाएं, कौम को एतबार लें कि क्या क्या गलती हो गई, ताकि आइंदा जब भी इकोनॉमिक टीम आवाम के सामने आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करती है, आदादो शुमार शेयर करती है, तो वो बताती है 5,000 अरब का कर्जा हमने वापस कर दिया, अभी 2,500-3 हज़ार अरब का और वापस करना है, इसलिए हमें कर्जे लेने पड़े हैं। वो जो 10-12 हज़ार अरब का कर्जा लिया गया है, वो फिर आखिर वो खर्च कहाँ हुआ है? वो आवाम की फलाह पे तो नहीं खर्च हो रहा, उससे मुल्क में महंगाई तो नहीं कम हो रही? देखिए, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि अपना हमारा मुल्क है ना, कौम को सही बताएं। जब आप ये कहते हैं कि मैंने 5,000 का कर्जा वापस किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर साथ में ये भी तो बता दें कि हमने 15,000 का कर्जा लिया और उसमें से 5 वापस कर दिया। कोई कर्जा पाकिस्तान ने अपने वसाइल से नहीं लिया। 100 रुपए लेकर 70 रुपए या 60 रुपए वापस किए हैं। तो मैंने जैसे भी आपसे अर्ज किया कि इस दौर में जो टोटल कर्जे बढ़े हैं, जो टोटल बैरूनी कर्जे बढ़े हैं, वो पिछले 10 साल के औसत से तकरीबन दुगने हैं। सरमायाकारी हमारी गिर गई, अफरात ज़र बढ़ गया। अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं अभी देख रहा था कि 2 साल में 44 या 43 रुपए की डॉलर कमी हुई है, हमारे रुपए की कदर गिरी है 2 साल में 43 रुपीज, जबकि उससे पिछले 10 वर्षों में जो थी वो 54 रुपए की हुई थी। यानी 5.5 रुपया सालाना रुपया गिर रहा था, अब 22 रुपए गिर गया। तो ये बताने का मकसद ये नहीं है कि हमें कोई अपनी जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करके नई पॉलिसी बनाने की बात करें कि ये खराबियां दूर कैसे होंगी। अब कुछ अर्सा कोरोना पे अगर आप डाल दें, अब आप ये बारिशों पे डाल दें, कुछ IMF के ऊपर डाल दें, तो ये मसले का हल तो नहीं है। मसले का हल तो ये है कि अपनी कौम को हम बता दें कि फिर ये डायरेक्ट टैक्सेस जो पेट्रोल पर, गैस पर, बिजली पर कीमतें बढ़ा के, टैक्सेस बढ़ाकर ये जो रेवेन्यू जमा किया गया है, फिर ये कहाँ जा रहा है? ये किधर खर्च हो रहा है? नहीं, पहले मैं आपसे कर्ज कर दूं कि जो 2018 में हमारा रेवेन्यूज था, जो आया था पिछले साल 2018 में, उसके बाद अगर 1,000 अरब रुपया से ज्यादा नए टैक्सेस लगाए गए और टैक्सों की वसूली तकरीबन उतनी ही है जितनी 2018 में थी, कोई बड़ा फर्क नहीं है। यानी अगर मैं ये कर्ज करूं कि टैक्स और GDP का तनासुब गिर गया है, ये स्टेट बैंक कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, टैक्स GDP गिर गई, अफरात ज़र तिगनी हो गई। इसीलिए मैंने अगर आपको एक रिकॉर्ड पर मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इस हुकूमत के 5 साल दौर में जो टेन्योर पूरा होगा, औसत ग्रोथ रेट जो है वो उससे कम होगा जो इनको विरसे में मिला था, और महंगाई उससे ज्यादा होगी जो इनको विरसे में मिली थी। अब वो एक्चुअली ये है जो नजारा, इन्होंने 17 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम कर दी, जिसकी वजह से 17 बिलियन डॉलर। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट 20 अरब डॉलर से 3 पर आ गया, ये सही है, लेकिन आपने वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई है। आपने 17 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम की, जिसमें मशीनरी की इंपोर्ट भी आ गई। बरामदात बढ़ती तो फिर आगे गाड़ी चलती। हम क्या कर रहे हैं कि रेमिटेंसेस बढ़ा रहे हैं। कोई हमने रेमिटेंसेस हुकूमत के दौर में बढ़ गए 3 अरब डॉलर। ठीक है, तो शायद साहब बरामदात गिर गई 2 अरब डॉलर, तो ये तो नेगेटिव हो रहा है। बिल्कुल, जॉब जो मिलेगा वो तो आपको बरामदात से मिलेगा। तो हमारी बरामदात नीचे जा रही है, रेमिटेंसेस ऊपर जा रही है। तो ये जो है ना, ये खसारे का सौदा इसको कहा जा सकता है। शायद साहब इस वक्त जो कराची जो हमारा माशी हब है, ज़ाहिर है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कराची भी बहुत मुतासर है। कराची का कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासर हुआ है। कोरोना के बाद ये बारिशों का सीज़न आ गया, इससे शहर बर्बाद हो गया। अब ये इसको वापस डेवलप करने के लिए, दोबारा अपने हालात मामूल पर लाने के लिए कारोबारी तबके को इमदादी पैकेज दिया जाए, उसके ज़रिए बेहतर हो सकेंगे मामलात। कैसे इनकी मदद की जाए? देखिए, बात ये थी कि मसला सिर्फ कारोबारी तबके का नहीं है, मसला इसका भी है कि जो लोगों की अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज, लोगों के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो नुकसान हुए हैं, घरों में पानी आ गया और सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूट गई। तो अब इसका जो तरीका है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इनमें वर्किंग रिलेशनशिप हो। मैं तो अब ये चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब कराची तशरीफ लाएं तो सिंध के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, उनको बताया जाए, वो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करें, इसलिए कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर भी ये तस्लीम कर ले कि ही इज द चीफ मिनिस्टर, वो उनको रिसीव करें। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी मीटिंग्स करें उसमें चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग इंतहाई जरूरी है, ताकि एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो और लोकल बॉडीज का। तो शायद साहब इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या इस वक्त जो कराची का जो नुकसान हुआ उसको फर्दन फर्दन क्या हर शख्स का अजाला, हर शख्स के नुकसान का अजाला क्या हुकूमत कर सकती है? वफाकी हुकूमत अभी इतनी कैपेबल है इस इकोनॉमिक सिचुएशन में?
नहीं, वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अब इनकी सोच मुझे दो नजर आ रही है। एक तो ये है कि दुनिया से इमदाद मांगने शुरू कर दें, जैसे 2005 में मांगी थी, 2010 में सैलाब आया था, अभी आपको जापान ने कुछ ऑफर कर दिया, इसको कशकोल लेके अब हम शुरू करने वाले हैं। दूसरा ये कुछ हम कर्जे बढ़ाएंगे। तीसरा हम ये करेंगे जो दूसरे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो आम हालात में हम करते थे वहाँ कमी कर देंगे, कुछ तालीम का बजट कम कर देंगे, और ये जो फौरी इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई है इसको हल किसी न किसी हद तक कर लिया जाएगा, लेकिन उसकी वजह से आगे चल के हमारा जो ग्रोथ रेट है वो मजीद स्लो हो जाएगा। इसलिए असल मसला है रिसोर्सेज बढ़ाना, उसका सही इस्तेमाल और हुकूमत के मुख्तलिफ उनका वर्किंग रिलेशनशिप। शाहिद साहब, वो तीनों IMF के प्रोग्राम में तो हम पहले मौजूद हैं, लेकिन अब इस इकोनॉमिक क्रंच से निकलने के लिए क्या उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा? उनको कोई रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो जो वहाँ से जो एड आती है, वो कर्ज आता है, उसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए? नहीं, जापान ने तो आपको ऑफर कर दिया, मदद भी कर दी है, और उन्होंने आपको डेफर करने की भी बात की है। अभी आपको 1.4 अरब डॉलर IMF ने कर्जे से हटके आपको दे दिया है, अलग से कर्जा रैपिड फाइनेंसिंग के तहत। तो ये तो मेरा मसला ये है कि जैसे मैंने भी आपसे कहा कि मेरे कर्जे 18 अरब डॉलर बढ़ गए हैं 2 साल में, 2 साल में 18 अरब डॉलर। तो अब फिर जब आपने रुपए को 44 जरा मुख्तसर आखिर में बता दीजिएगा, अब ये पूरा कर्जा जिस वक्त पाकिस्तान पे है, ये उतारने में इस इकोनॉमिक सिचुएशन में, इस इकोनॉमिक सिचुएशन में मुमकिन है कि इसको उतारा जा सके? कितने साल लगेंगे इसको उतारने में? देखिए, मैं आपसे एक बता दूं, फिर तो तल्ख हकीकत है, हम कभी कर्जे उतारते नहीं हैं। आप 20 साल से देख लें, किसी हुकूमत ने कर्जे नहीं उतारे हैं। सब ने ये कहा है कि जी मुझे आप $1 बिलियन दें, उसमें से जो है वो 70% वापस ले लें, बाकी मुझे नया कर्जा चाहिए। जो कर्जे हमारे बढ़ते हैं उसकी वजह ये होती है कि हम कभी भी अपने कर्जे वापस नहीं करते। आपको जो मुनाफा मिलता है कौमी बचत स्कीमों से, जो आपको प्रॉफिट मिलता है, वो भी नए कर्जे लेके देते हैं। हमें ना बैरूनी कर्जे हम वापस करते हैं, ना हम जो है मुल्की कर्जे वापस करते हैं। हम क्या तो असासे देश के कम कर लेते हैं, ठीक है, या असिस्टेंस ले लेते हैं। बेसिकली हम कर्जे वापस नहीं कर रहे हैं, कर्जे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत संजीदा। बहुत शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशात हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कर्जे यहाँ लिए जाते हैं लेकिन उनको वापस नहीं किया जाता, ज़्यादा कर्जा लेकर कम कर्जा वापस कर दिया जाता है। कराची के मसले का हाल उन्होंने बताया कि जब वज़ीर आज़म आए तो उनकी एक वर्किंग रिलेशनशिप यहाँ की सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत के साथ हो, उसी के बाद मुमकिन है कि कराची के नुकसान का अजाला इनफरादी बुनियादों पर किया जा सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।